So we will discuss Peterman circuit. Peterman circuit is actually responsible for uh, complex movements. ठीक है, जो वेरी फाइन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये उनको कंट्रोल करता है. जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. जैसे हम राइटिंग है किसी की, तो राइट करते हैं जब हम, तो कितनी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं. वो वाले जो मोटर फंक्शन है हैंड का, उस वक्त जो फिंगर्स का है, वो बेसल गैंग्लिया का पीटरमन सर्किट कंट्रोल कर रहा है. उसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग पेपर विद सीजर्स, हैमरिंग नेल्स, शूटिंग अ बास्केटबॉल थ्रू अ hoop, पासिंग अ फुटबॉल, throwing a baseball, the movements of shoveling dirt, most aspects of vocalization, because vocalization is also a very complex process. Controlled movement of the eye is virtually any other of our skilled movement, उसको हम जो subconsciously perform कर रहे होते हैं, that is under the control of this Putamen circuit and of course the basal ganglia. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पिटामिन सर्किट का न्यूरल पाथवे. उसको हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से. इस डायग्राम पे आपने देखना है कि ये जो आपके पास डॉट्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये जो इनकमिंग डॉट्स हैं, दिस इज़ द बेसल गैंग्लिया. ठीक है, इसकी तरफ एरोज जो आ रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट इज़ दिस एरिया? दिस इज़ द सोमेटोसेंसरी एरिया. एक ये वाला है, ये स्टार्ट हो रहा है प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से. और जो ये वाला है, ये आ रहा है प्री फ्रंटल एरिया से. तो यहाँ से इनपुट आती है इनटू डायरेक्टली इनटू प्यूटामिन. ठीक है, ये वाला सर्किट बाईपास कर देता है कॉर्डेट न्यूक्लियस को. दैट्स वाई हम इसको प्यूटामिन न्यूक्लियस, प्यूटामिन सर्किट कहते हैं. जो कॉर्डेट सर्किट है ना, वो कॉर्डेट न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व होता है. सेकेंडली, प्यूटामिन सर्किट पर इनपुट आई प्यूटामिन सर्किट से, प्यूटामिन न्यूक्लियस से वो इनपुट जाती है ग्लोबस प्लाइडस पर. ग्लोबस प्लाइडस के दो पार्ट्स हैं, इंटरनस एंड एक्सटर्नस, वो दोनों पर जाती है. ठीक है, और ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस से पास होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाती है अदर पार्ट्स ऑफ द बेसल गैंग्लिया. वो सब थैलेमस में भी जाती है, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी जाती है, और वो थैलेमस में भी जाती है. और सब्सटेंशिया नाइग्रा और सब थैलेमस से भी अल्टीमेटली आती है थैलेमस के अंदर. थैलेमस के अंदर कौन से न्यूक्लियाई में आती है? वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस में आती है. वहाँ पर रिले करती है, और वहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, दीज आर द आउटपुट ऑफ बेसल गैंग्लिया. वो आउटपुट होते हैं, और वो न्यूरॉन्स जाते कहाँ कहाँ पर हैं? इफ़ यू फॉलो इट्स पाथ, तो प्राइमरी मोटर एरियाज में जाते हैं. इफ़ यू हैव नोटिस, तो प्राइमरी मोटर एरिया से कोई इनपुट नहीं आ रही होती. ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया से कोई इनपुट नहीं जा रही है, प्राइमरी मोटर एरिया में आउटपुट आ रही है. ठीक है, बेसल गैंग्लिया की. ठीक है, और दूसरी आउटपुट जो है वो कहाँ जा रही है? इनटू द प्री मोटर एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया. यहाँ से इनपुट भी आ रही थी. ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो हैं वो ये हमारा सर्किट है जिसको हम प्यूटामन सर्किट कहते हैं. ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम बनी हुई है. ठीक है, लेकिन आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको जो है वो याद रखें. उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसके बारे में ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. यही जो मैंने वर्बली बताया यहाँ पर ये लिखा हुआ है. उसके बाद है, अगर इसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाए प्यूटामिन सर्किट में, तो कौन कौन से कंडीशंस हैं जो रिजल्ट होती हैं? वी हैव थ्री कंडीशंस: एथेटोसिस, हेमीबिलिस्मस एंड कोरिया. एथेटोसिस क्या होता है? एथेटोसिस में स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन कॉन्टिन्यूस ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं, हैंड की, आर्म की, नेक की, फेस की, कॉन्टिन्यूसली होंगी और स्पॉन्टेनियस होंगी, यानी खुद ही से स्टार्ट हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री होंगी. एंड इट्स लाइक ब्रीदिंग मूवमेंट्स. आर्म की हो सकती हैं, नेक की हो सकती हैं, फेस की हो सकती हैं, और इसको हम एथेटोसिस कहते हैं. और ये तब होती हैं व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ग्लोबस प्लाइडस. ग्लोबस प्लाइडस में लीजन हो तो हमारे पास एथेटोसिस रिजल्ट होता है. सेकेंड हमारे पास जो है वो है हेमिबिलिस्मस. हेमिबिलिस्मस आर द सडन फ्लेलिंग मूवमेंट्स ऑफ एन एंटायर लिम. एक एंटायर लिम की मूवमेंट्स होंगी, वाइब्रेटरी हो सकती हैं, और एक सडन सी अजीब सी मूवमेंट्स होंगी. दीज आर नोन एज अ हेमिबिलिस्मस. हेमी मीन्स हाफ, मीन्स एक लिम्ब की होंगी. और इट कैन रिजल्ट इन ड्यू टू द लीजन ऑफ द सब थैलेमस. उसके बाद है कोरिया. कोरिया हम कहते हैं फ्लिकिंग मूवमेंट्स इन द हैंड, फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये लीजन होता है प्यूटामिन का. प्यूटामिन के लीजन हो तो ये होता है. एंड वी नो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में अगर लीजन हो तो हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ होती है, जिसके फीचर्स में रिजिडिटी, एकाइनेसिया एंड ट्रेमर्स होते हैं, एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स. ठीक है, ये भी हम डिटेल से भी पार्किंसन डिजीज़ को करेंगे. So that's all about the Peterman circuit. Now we will moving on to the caudate circuit. ठीक है, caudate circuit में हमारे पास दो मेन फंक्शंस हैं. ठीक है, एक तो है cognitive control of motor activity.
ठीक है, एक तो इसमें मोटर एक्टिविटी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है ही है। उसके साथ उसका कॉग्निटिव कंट्रोल है, यानी कॉन्शियसली कौन-सी मूवमेंट कब परफ़ॉर्म करनी है, और जो एक डिसाइसिव पैटर्न है मूवमेंट्स का, वो कॉर्डेट सर्किट जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब इसका इन्होंने बड़ी मज़े की एग्ज़ाम्पल दी है, और वो एग्ज़ाम्पल क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन आपको अप्रोच कर रहा है। आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ, अब आपने उस लाइन से आपने टर्न भी करना है, आपके सामने से लाइन आ रहा है। अब आप पीछे को टर्न करेंगे, आप रन करेंगे, और आप कोशिश करेंगे कि आप दरख्त पे ही चढ़ जाएँ। तो ये जो पूरी एक मूवमेंट का एक पैटर्न बना है इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस, तो ये इस पैटर्न को जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ अ कॉर्डेट सर्किट। ठीक है, अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना वुड बी अ पर्सन सीइंग अ लाइन अप्रोच एंड देन रिस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियसली एंड ऑटोमेटिकली, और ये आपने सोचा नहीं है, ये उस वक़्त इंस्टेंटेनियसली खुद ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारा कॉर्डेट सर्किट में कोई लीजन हो जाए या ये इम्पेयर हो जाए, तो हम उस वक़्त जो आपके पास सामने शेर आएगा और आप खड़े रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने करना क्या है। ठीक है, तो ये इसका रोल है। ठीक है, ये थिंकिंग डिसाइसिव एक बहुत ज़्यादा इसका रोल है। कॉग्निटिव कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी दैट इज़ डिटरमिन्ड सबकॉन्शियसली एंड विदिन सेकंड्स। तो कौन से पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट हमने करने हैं एक स्पेसिफिक गोल को, जो कि इस वक़्त हमारा लाइन से भागना है, तो वो हमारे पास इस कॉर्डेट सर्किट में उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, और फिर सिग्नल वापस जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कि आपने जो है ये मसल पैटर्न्स को जो है वो एक्साइट करना है। ऑब्वियसली एक्साइट तो कॉर्टेक्स नहीं करना है ना, वो तो बेसल गैंग्लिया नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई कॉर्टेक्स डायरेक्ट मैसेज करने से पहले पहले बेसल गैंग्लिया को सिग्नल भेजता है। बेसल गैंग्लिया ने जिस भी मूवमेंट से रिलेटेड कॉग्निटिव कंट्रोल है तो कॉर्डेट सर्किट में जाएगा। अगर हमारे पास सिंपल जो हमने पहले पढ़ा है मोटर एक्टिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पिटरमन सर्किट में जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग वापस फिर बेसल गैंग्लिया उसको इंटरप्रेट करके मैसेज भेजेगा कॉर्टेक्स को, और फिर कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के जरिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज भेजेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ द बेसल गैंग्लिया ऑपरेट्स। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया टू चेंज द टाइमिंग एंड टू स्केल द इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट्स। एक और बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है कि ये डिटर्मिन करता है कि एक मूवमेंट को हमने कितना जल्दी करना है। ठीक है, और कितना उसका टाइम होना चाहिए, और कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई दोनों हाथों से कोई चीज़ उठानी है। ठीक है, अब आपके ब्रेन को पता है दोनों हाथों से उठानी है, तो जो बेसल गैंग्लिया है और जो सेरिबेलम है ये मिलकर वर्क कर रहे होते हैं। तो वो दोनों जो है वो एक ही टाइम पे दोनों हाथों को उस पोजीशन पर लेकर जाना है। ठीक है, दोनों को एक जितना टाइम लगना चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भारी चीज़ है और वो एक हाथ से नहीं उठाई जा सकती, अगर दूसरा हाथ उसी टाइम पर उस जगह पर नहीं पहुँचेगा, तो आप उस मूवमेंट को नहीं परफ़ॉर्म कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो डन बाय द बेसल गैंग्लिया, द स्केलिंग एंड द टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ एंड द इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक एरिया होता है। ठीक है, जो बेसल गैंग्लिया है उसके पास ये हम पढ़ लेते हैं। इन पेशेंट्स विद सिवियर लीजन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया दीज टाइमिंग एंड स्केलिंग फंक्शंस आर पुअर, in fact sometimes they are non-existent. Here again the basal ganglia do not function alone. ठीक है, अब एक और बेसल गैंग्लिया का मोटर के साथ तो हमने एसोसिएशन पढ़ी, मोटर कॉर्टेक्स के साथ, इसका सेंसरी कॉर्टेक्स के साथ भी रिलेशन है। और सेंसरी कॉर्टेक्स में एक एरिया है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। ये क्या है, जहाँ पर हमारे पास सारी बॉडी के स्पेशियल मोटर कंट्रोल के जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स है ना वो इंटरप्रेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आई है ना सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, उसके अकॉर्डिंग मोटर एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना वो इसमें हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, और एक तो ये कर रहा है, मोटर कंट्रोल कर रहा है। दूसरी बात, रिलेशनशिप ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट टू ऑल इट्स सराउंडिंग, यानी ये बॉडी और इसकी सराउंडिंग्स का क्या इंटरेक्शन है, वो जो जितनी भी सेंसेशंस के हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े थे उनके साथ भी इसका जो है वो डीप रिलेशन है, क्योंकि ये बॉडी और इसकी सराउंडिंग्स में रिलेशनशिप भी हमें बता रहा होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी इसका फंक्शन है। तो अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो हमें सराउंडिंग से कोई भी सेंसरी परसेप्शन नहीं होगी, डिस्पाइट के हमारे सारे सेंसरी ट्रैक्ट्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस तरह के सेंसरी लॉस को, इस तरह के सेंसरी डेफिसिट को, जिसमें टेक्टाइल भी लॉस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, डेफनेस हो जाएगी, इसको हम कहते हैं
एग्नोसिया, सेंसरी स्टिमुलेशंस जो आना बंद हो जाती हैं डिस्पाइट द नॉर्मल सेंसरी ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं एग्नोसिया। ठीक है, और इसमें जो पर्सन है, जो उसका जो अगर राइट वाला पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, दिस रीजन इज द पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, अगर राइट वाला पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स हुआ है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड पर उसको सारी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। इवन उसको वो साइड फील ही नहीं होगी, वो ये उसको याद ही नहीं रहेगा कि आई हैव अ लेफ्ट साइड एज वेल, और वो ना ही उसको वॉश करेगा कभी, ना ही उसको यूज़ करेगा, और उसके माइंड में ही नहीं होगा दैट आई हैव अनदर साइड एज वेल। और इस कंडीशन को हम कहते हैं पर्सनल निग्लेक्ट सिंड्रोम। ऐसी ही एक कंडीशन हमने सेंसरी में पढ़ी थी, एमॉर्फोसिंथेसिस, जिसमें ट्रैक्स का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स ही इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि सारे ट्रैक्स नॉर्मल हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी इवन नॉर्मल है, स्टिल अगर आपको कोई सेंसेशन फील नहीं हो रही और जो एक साइड पूरी निगलेक्ट ही हो गई है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल निगलेक्ट सिंड्रोम। ठीक है, पर्सनल निगलेक्ट सिंड्रोम में और एमॉर्फोसिंथेसिस में कॉज का ही डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, उसके बाद है बिकॉज द कॉर्डिएट सर्किट ऑफ द बेसल गैंग्लियर सिस्टम फंक्शंस मेनली विद द एसोसिएशन एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जैसे जो मैंने बताया है पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये भी एक एसोसिएशन एरिया है। ये किस किस एरिया को एसोसिएट करता है, ये सोमैटोसेंसरी एरिया को, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को, और जो टेम्पोरल लोब है, इन तीनों एरियाज को एसोसिएट करता है। ठीक है, दैट्स वाई सारी सेंसेशन लॉस हो जाती हैं जब इसमें इंजरी होती है या इसमें लीजन होती है। Presumably, the timing and scaling of movements are functions of this coordinate cognitive motor control circuit. However, our understanding of basal ganglia function is still so imprecise that much of what is discussed in the last few sections analytical deduction rather than proven fact. ठीक है, स्टिल वो कह रहे हैं कि दैट्स नॉट completely true, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेज इन द बेसल गैंग्लियर सिस्टम। हमने पूरे जो ट्रैक्स पढ़ा है, रिकॉ सर्किट पढ़ा है, विटामिन कार्डिएट सर्किट, बहुत सारी जगहों पे साइनैप्स बन रही थी, तो साइनैप्स में कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये बताया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन में फाइबर आ रहे हैं वो डोपामिन सिक्रीटिंग हैं, जो कॉर्डेट न्यूक्लियस से प्यूटामिन और ग्लोबस पैलिडस और सब्सटेंशिया नाइग्रा को जा रहे हैं वो गैबा सिक्रीटिंग हैं। ठीक है, एंड वी नो के गैबा और डोपामिन आर इनहिबिटरी एंड एसिटाइलकोलिन एंड गेट ग्लूटामेट आर स्टिमुलेट। तो जो एसिटाइलकोलिन है वो हमारे पास कॉर्टेक्स से कॉर्डेट एंड प्यूटामिन में जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सिक्रीट करते हैं, और उसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और इनकेफ्रिन वगैरह भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी कौन कौन से हैं। नाउ देन वी विल मूव ऑन टू द क्लिनिकल्स। ठीक है, एथिटोसिस, हेमिबिलिस्मस, कोरिया हमने पढ़ लिया है। नाउ विल मूविंग ऑन टू द मेन क्लिनिकल्स। इनका सिनेरियो आ जाता है पेपर में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्किंसंस डिजीज़ का सिनेरियो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या है, इसका दूसरा नाम है पैरालिसिस एजिटेंस। ये होता है ड्यू टू लीजन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। एंड अभी हमने पढ़ा है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं ना, अगर मैं वापस इस डायग्राम पर लेकर आऊँ ना, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, कौन से फाइबर्स हैं, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है, इससे ये फाइबर्स जो आ रहे हैं ना थैलेमस में, दीज आर द इनहिबिटरी फाइबर्स, डोपामीन सिक्रीटिंग फाइबर्स हैं और ये इनहिबिटरी होते हैं। ठीक है, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा में लीजन होती है तो ये इनहिबिटरी फाइबर्स आना बंद हो जाते हैं। जब इनहिबिटरी फाइबर्स आना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, एक्सेसिव मूवमेंट होगी, रिजिडिटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से रिजिडिटी होती है। ठीक है, और रिजिडिटी में बहुत सारे मसल्स जो हैं वो स्टिफन्ड हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़ का, रिजिडिटी। ये आपने कैरेक्टर्स याद करने हैं। दूसरा कैरेक्टर है इनवॉलंटरी ट्रेमर्स और रेस्टिंग ट्रेमर्स। ठीक है, थर्ड इज दैट सीरियस डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, मूवमेंट शुरू करने में मुश्किल होगी, देन मूवमेंट परफॉर्म कर लेंगे, दिस इज एकाइनेसिया। उसके बाद है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय इम्पेयर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस लीडिंग टू पुअर बैलेंस एंड फॉल्स। और लास्ट है अदर मोटर सिम्टम, जिसमें डिस्फेजिया भी हो सकता है, स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करते हैं। ठीक है, रिजिडिटी की मैंने वजह आपको बता दी है, क्योंकि डोपामीन जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जब डोपामीन न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं देते।
कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामिन जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, वो एक्साइटेटरी सिग्नल ज़्यादा देने लग जाते हैं, ठीक है। और जो है वो एक्साइटेशन ज़्यादा होती है, मसल्स जो हैं वो रिजिडिटी में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ट्रेमर्स सेरिबेलर डिजीज़, अच्छा सेरिबेलर डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़, इन दोनों का सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो रिजिडिटी दोनों में हो सकती है, जो लेकिन जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसमें रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। सेरिबेलर डिजीज़ में पेशेंट को जो है वो वर्किंग इंटेंशनल ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन पर वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इनके सिनेरियो में ये डिफरेंस लाजमी लिखा होता है। फिर जो एक अनीज़िया है कि मूवमेंट स्टार्ट करने में मुश्किल होती है, बट जो है वो फिर मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसकी रीज़न जो है कि द एकाइनेसिया दैट रिजल्ट्स इन पार्किंसंस डिजीज इज ऑफन मच मोर डिस्ट्रेसिंग टू द पेशेंट देन आर द सिम्टम्स ऑफ मसल रिजिडिटी एंड ट्रेमर, क्योंकि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता, वो अपनी पूरी मेहनत लगाता है, ठीक है, बट वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको एक मेंटल जो है वो स्ट्रेस भी होता है। However, dopamine secretion in the limbic system, especially in the nucleus accumbens, is often decreased along with its decrease in basal ganglia. That this decrease might reduce the psychic drive for motor activity so greatly that akinesia results। अच्छा, इसका वो कह रहे हैं कि जो डोपामीन जो akinesia है इसकी रीज़न बता रहे हैं कि नॉर्मली जो एक तो डोपामीन सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो रिलीज़ हो रहा है वो भी कम हो गया है, और दूसरा लिम्बिक सिस्टम के अंदर अमिगडाला के अंदर भी डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है, जो कि एक ड्राइव प्रोड्यूस करता है, साइकिक ड्राइव टू प्रोड्यूस अ सर्टन मसल मूवमेंट, ठीक है। तो जब डोपामीन दोनों जगह पर कम हो जाता है, तो वो जो एक ड्राइव आ रही थी मसल मूवमेंट को परफॉर्म करने की, एक तो रिजिडिटी की वजह से भी मसल मूव नहीं कर पाता, दूसरी बात वो जो ड्राइव थी वो लॉस्ट हो जाती है, तो पेशेंट अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मूव नहीं कर पाता, तो जो है वो एकाइनेसिया इस वजह से हो रहा है। उसके बाद है कि ट्रीटमेंट क्या है इसकी। उसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, वो हर ब्रेन की डिजीज़ में जो है आपको ये वाले फीचर्स मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट विद एल डोपा। एल डोपा इज़ अ मेडिसिन। ये डोपामीन हमें चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास डोपामीन नहीं है, हम डायरेक्टली डोपामीन नहीं दे सकते मेडिसिन में, क्योंकि जो डोपामीन है अगर वो हम ब्लड में देते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो फ़ायदा नहीं है देने का, तो हम देते हैं एल डोपा। एल डोपा जो है ये लीवोडोपा डोपा की एक अनदर फॉर्म होती है, आइसोफॉर्म होती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, और जब ये ब्रेन टिश्यू के अंदर जाती है तो ये जाकर वहाँ पर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। वी हैव दैट एंजाइम, ठीक है, और हमारे पास जो डोपामीन डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद है ट्रीटमेंट विद मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है ये डोपामीन का डिग्रेडिंग एंजाइम है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी डोपामीन कम है, तो जो थोड़ी बहुत ब्रेन में बन रही है वो भी मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है वो डिग्रेड कर देगा, तो सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम इन पेशेंट्स को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं ताकि मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत डोपामीन ब्रेन में है ये उसको डिग्रेड नहीं करेगा, और वो जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स में साइनेप्टिक ट्रांसमिशन वाली जगह पर वो है वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास पार्किंसंस डिजीज़। इसके अलावा इसका फीटल डोपामीन सेल से भी एक ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि जो जिन पेशेंट्स में नहीं है डोपामीन, उनको हम फीटस से, जो फीटस के डोपामीन सेल्स होते हैं ना, वहाँ से हम उनकी ट्रांसप्लांट करते हैं और वो पेशेंट के ब्रेन में जो है वो एक्सर्ट कर देते हैं, और इस तरह से जो है वो उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद है हंटिंगटन्स डिजीज़ और हंटिंगटन्स कोरिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी सिनेरियो, इसके सिनेरियो के भी 3-4 फीचर्स हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि उसमें डोपामाइन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम था, डोपामाइन नहीं आ रहा था। इसमें गैबा सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एसिटाइलकोलिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। इस वजह से मसल्स पर इसका कोई ख़ास इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा मसल्स में रिजिडिटी नहीं होती, बहुत सीवियर रिजिडिटी भी नहीं होती, बहुत पैरालिसिस भी नहीं होता। इसमें होता है थोड़ी-सी फ्लिकिंग मूवमेंट्स होती हैं मसल्स में, ठीक है, और बॉडी की डिसोसिएटिव मूवमेंट होती हैं। डिसोसिएटिव क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों जो हैं वो न्यूरॉन्स में डिस्ट्रक्शन हुई है, तो वो कहाँ पर हुई है, किस लेवल पर हुई है, कौन से ग्रुप में हुई है, ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो वो एक अजीब-सी डिसऑर्गनाइज़ सी मूवमेंट होने लग जाती है बॉडी में, ठीक है।
उसके बाद है कि लॉस ऑफ देन वी हैव डिमेंशिया इज़ अ वेरी 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 प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज़। आपको इसके सिनेरियो में डिमेंशिया ज़रूर मिलेगा। अगर आपको किसी और चीज़ से डायग्नोज नहीं हो रहा तो आपको पार्किंसंस के पेशेंट में और सेरिबेलर डिजीज़ के पेशेंट में डिमेंशिया नहीं होगा, वो हंटिंगटन डिजीज़ के पेशेंट में होगा। और वो क्यों हो रहा है डिमेंशिया? क्योंकि डिमेंशिया में हमें मेमोरी, डिमेंशिया है एक्चुअली लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी बनती है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से, साइनैप्स के बनने से, और साइनैप्स पर एसिटाइल कोलिन सिक्रीट होना चाहिए, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होना चाहिए, ताकि जो है वो वाला पाथवे जो है वो वाली मेमोरी जो है वो स्टोर हो सके। तो जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो ख़ास तौर पर डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। अब इन न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो क्यों रही होती है? क्योंकि इन न्यूरॉन्स के अंदर एक एबनॉर्मल प्रोटीन जमा होने लग जाती है विच इज़ नोन एज हंटिंगटन्स प्रोटीन, दैट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ म्यूटेशन इन द जीन, जिसका कोडॉन होता है CAG। इसमें म्यूटेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, अब ट्रांसलेशन होती है, तो हंटिंगटन प्रोटीन बनती है जो कि एक एबनॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। और वो अक्युमुलेट होने लग जाती है और वो जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होने लग जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द हंटिंगटन्स डिजीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।